नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। पूर्व कक्षा में हमने अमौखिक संप्रेषण के लक्षण देखे। आज की कक्षा में हम अमौखिक संप्रेषण के घटक कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल के बारे में चर्चा करेंगे। व्हाट इज द कंपोनेंट्स ऑफ नॉन वर्बल, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कंपोनेंट्स मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला पैरा लैंग्वेज, ये क्या है इसके बारे में डिटेल देखेंगे। पहला पैरा लैंग्वेज, दूसरा प्रोक्सीमाइस, तीसरा काइनेसिक्स। ये 3 प्रकार के घटक होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के। पैरा लैंग्वेज क्या है? कहने का तरीका, किसी भी चीज़ को हम किस तरह से कह रहे हैं, कहने का तरीका, शैली। देखिए, यदि एक वाक्य है कि रोको मत जाने दो, और इसी वाक्य को दूसरे तरह से कह रहे हैं रोको मत जाने दो, शैली बदल गई, कहने का तरीका। रोको मत जाने दो, अर्थ क्या हुआ? रोको मत जाने दो, अर्थ विपरीत हुआ। तो यही कहने का तरीका पैरा लैंग्वेज कहलाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ये एक तरीका हुआ। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, पहली शैली, पहला स्टाइल। दूसरी शैली, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, शैली बदल गई। तो इस तरह की शैली बदल करके कहना ही पैरा लैंग्वेज है। हालांकि मेरा विषय हिंदी है, तो मैं हिंदी के उदाहरणों को भी निवेश करूंगा समझने के लिए, वो आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा। दूसरा काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स क्या है? मनोविज्ञान में भी इसको आप देख सकते हैं, टर्मिनोलॉजी है। तो काइनेसिक्स मतलब शारीरिक भाषा, शरीर की भाषा, भावाभिव्यक्ति। तो ये होता है चेहरे के हाव भाव, बॉडी लैंग्वेज ना। बॉडी लैंग्वेज क्या है? शरीर की भाषा। शरीर की भाषा से भी पता चलता है कि हम कैसे हैं, हमारा व्यक्तित्व कैसा है, हम क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, हमारी पसंद क्या है, हमारी अभिरुचि क्या है। इसको बॉडी स्ट्रक्चर बोला जाता है, शरीर की भाषा विज्ञान, बॉडी लैंग्वेज। इसको काइनेसिक्स भी कहते हैं एक शब्दों में। तो काइनेसिक्स मतलब शरीर की भाषा, चेहरे की अभिव्यक्ति, चेहरे का हाव। कुछ व्यक्ति को देखना एकदम गंभीर रहते हैं, जब हंसी की बात आई तो हंसते कैसे? मैथमेटिकल मुस्कान होता है, नाप तोल के हंसेंगे ऐसे। और जब आप हंसना शुरू करेंगे ना तो चुप हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति की गंभीरता को देख करके उसके शारीरिक हाव भाव के अनुरूप वार्तालाप करना पड़ता है। और कोई एकदम कॉमेडियन ही होते हैं, हंसते ही हैं, कुछ भी बात में हंस देते हैं। आज परीक्षा है अब ये परीक्षा है, इसमें क्या हंसने की बात है, लेकिन ऐसे भी व्यक्ति हमको दिखाई देते हैं। ये सब काइनेसिक्स में आते हैं। और कुछ व्यक्ति तो ऐसे होते हैं, जब कोई चुटकुला सुनते हैं सब हंस लेते हैं, हंस के चुप हो जाते हैं, तो दूसरे से पूछ के हंसते हैं, आप क्यों हंसे बताओ तो ये बात हुई इसलिए हंसा। अरे तो ये बात है, अब वो सब चुप हो गए तो हंसेंगे। काइनेसिक्स। तो काइनेसिक्स को समझने के लिए ये सब उदाहरण काफ़ी है। ऐसे अलग अलग प्रकृति के लोग मिलेंगे, अलग अलग भावाभिव्यक्ति के लोग मिलेंगे जो काइनेसिक्स के दायरे में आते हैं। तो पैरा लैंग्वेज के बारे में हम बात करते हैं। पैरा लैंग्वेज मतलब कहने की तरीका, शैली, किसी भी बात को रखने का, प्रेजेंटेशन करने का तरीका ही पैरा लैंग्वेज कहलाता है। जैसे कोई राम भगवान का प्ले कर रहा है, राम भगवान का डायलॉग्स बोल रहा है, तो उसकी वाणी में मधुरता होनी चाहिए, शांत होना चाहिए, और कठोर भी है तो उस कठोरता में भी मधुरता दिखनी चाहिए, तभी वो राम भगवान के व्यक्तित्व में दिखेगा। जैसे उनको 14 वर्ष के वनवास भेजते हैं तो वो कहते हैं बस 14 वर्ष की ही तो बात है,
वो तो देखते देखते ही निकल जाएंगे, जरा सा भी क्रोध नहीं। कृष्ण भगवान का प्ले कर रहा है तो कृष्ण भगवान जैसे उसमें चंचलता दिखनी चाहिए, चाहे वो गीता के श्लोक सुनाए, चाहे छल करे, चाहे किसी को प्रवचन दे, उपदेश दे, थोड़ा सा नटखटपन, थोड़ी सी चंचलता, कहीं कहीं गंभीरता, क्योंकि वो पूरे 16 कला से परिपूर्ण थे। तो ये क्या कहलाएगा? पैरा लैंग्वेज कहलाएगा। हम अलग अलग स्तर के लोगों से बात करते हैं तो हमारी वाणी, हमारी शैली अलग अलग हो जाती है। अपने बराबर वाले से बात करें तो अनौपचारिक शैली से बात करते हैं, बड़ों से बात करते हैं तो औपचारिकता से। तो कहीं कहीं भाषा तीव्र हो जाती है, कहीं कहीं भाषा नम मध्यम चलती है, कहीं कहीं नीचे जा कर के बात करते हैं, कहीं ध्वनि की तीव्रता नहीं होती है, बिल्कुल मंद होता है स्वर। कभी कभी देखना, यदि किसी व्यक्ति को, आपके मित्र को ही आपसे काम निकालना रहता है तो उसका शैली, उसकी वाणी बदल जाएगी, बहुत मृदु स्वर में आपसे बात करेंगे। और कभी कभी उसी मित्र से विवाद हो तो उसकी वाणी में तीव्रता आ जाएगी, हाई पिच में। तो ये पैरा लैंग्वेज है। पैरा लैंग्वेज के अंतर्गत कुछ भाग होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम देखते हैं। पहला तो है लहजा। तो लहजा, वॉइस क्वालिटी, बोलने का तरीका। केबीसी आप देखते हैं, अमिताभ बच्चन के बोलने का तरीका अलग रहता है, आकर्षित करने के लिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, तो ये क्या है? तरीका है, लहजा है। ध्वनि योग्यता, ध्वनि की एक योग्यता होनी चाहिए। जिस शैली में आप बात कर रहे हैं उस शैली में एक रस आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, इसको ध्वनि तीव्रता कहते हैं। क्रमबद्धता होनी चाहिए, लय होना चाहिए, प्रवाह होना चाहिए, ये ध्वनि तीव्रता है। स्वर विशेषता, हर व्यक्ति के स्वर में अलग अलग विशेषता होती है, अलग अलग बात होती है। भगवान ने जिसको जो भी आवाज़ दिया है वो तो उनका प्राकृतिक है, लेकिन हमारी उच्चारण शैली स्पष्ट होनी चाहिए, ग्रामेटिकल होनी चाहिए। आजकल की हिंदी जैसा नहीं होना चाहिए जहाँ कड़ाही के स्थान पर हम कढ़ाई कह रहे हैं, गड्ढे के स्थान पे हम खड्डे कह रहे हैं। इन चीज़ों को तो ध्यान दे सकते हैं, आवाज़ जो भी है सुधार किया जा सकता है। तो यही स्वर की विशेषताएं होती है। उतार चढ़ाव का ध्यान रखें, लय का ध्यान रखें। स्वर कौशल, हमारा स्वर कौशल हो। कौशल मतलब वही है, ग्रामेटिकल होनी चाहिए, विराम, पूर्ण विराम, अर्ध विराम, अल्प विराम आदि चिन्हों का प्रयोग। जहाँ रुकना है वहाँ रुकें, जहाँ चलना है वहाँ चलें। यति और गति का ध्यान दें, बोलने के समय भी, लिखने के समय भी। और आप तो देखे होंगे, हिंदी जैसा लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। अगर विराम का प्रयोग नहीं करेंगे तो धड़ल्ले से पढ़ देंगे, अर्थबोध ही नहीं होगा, मतलब क्या निकला। और हम तो कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं ना, कम्युनिकेशन में तो अर्थ होना चाहिए ना, सेंसलेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब स्वर कौशल कहलाता है। इसके बाद हम आगे देखें तो स्वर कौशल लहजा के अंतर्गत भी कुछ चीज़ों को रखा गया है। जैसे आवाज़, आपकी आवाज़ कैसी है, यूनिक है कि किसी से मिलती जुलती है। आपकी आवाज़ आपकी विशेषता है, आपकी आवाज़ आपकी पहचान है। आप फ़ोन नंबर भी बदलते हैं और किसी परिचित को हेलो कहते हैं तो आपके हेलो से, आपके बात से वो जान जाता है कि आप उनके परिचित हैं। तो ये आवाज़ हमारी पहचान होती है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में इसको भी रखा गया है कि हमारी आवाज़ की तीव्रता लय कैसी है। लहजा के अंतर्गत आवाज़, वॉइस, तीव्रता, हमारी पिच कैसी है। कई लोग इतना जल्दी जल्दी बोलते हैं, इतना जल्दी जल्दी शीघ्रता से बोलते हैं, ऐसा लगता है गाड़ी छूट रही हो, कहीं जाना है या किसी को ब्लड डोनेट करने जाना है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बोलने के समय कैसे बोल रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश फिल्म देखेंगे तो इंग्लिश वो लोग कैन अट्रैक्ट यू एज एंड फोनेटिक, समझ में नहीं आता बोल क्या रहे हैं। तो ये बहुत सारा तीव्रता आवाज़ के अंतर्गत, हम बहुत ज़्यादा तीव्रता से बात करेंगे तो लोग समझ कहाँ पाएंगे।
तो इनका भी ध्यान रखना कि बहुत तीव्र ना हो, बहुत धीरे भी ना हो, एक लय में, एक सीक्वेंस में बात करें। ये भी अमौखिक संप्रेषण में लहजा के अंतर्गत रखा गया है। तीसरा लय, प्रवाह, रिदम सही होनी चाहिए। चौथा उच्चारण, जिसकी बात मैं कर चुका हूँ। तो ये सब लहजा के अंतर्गत है। ध्वनि योग्यता, आपकी ध्वनि में योग्यता होना चाहिए, क्वालिफायर होना चाहिए, एक क्वालिटी होना चाहिए। पता चलना चाहिए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप सामने वाले को समझाना क्या चाह रहे हैं। आपके जो वास्तविक स्वभाव से परिचित हैं वो तो आपको समझते हैं, लेकिन कहीं भी आप अपरिचित जगह में गए हैं, साक्षात्कार देने गए हैं, तो वो तो आपके वास्तविक स्वभाव से परिचित नहीं है, तो जैसा बोलेंगे वैसा ही समझेंगे ना। तो वहाँ पर फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन वाली बात। इसलिए ध्वनि योग्यता को समझना चाहिए। अगर आप में ही कुछ कमी लग रही है ध्वनि को लेकर, तो स्वयं सुधार करने का प्रयास भी करना चाहिए। ये सारे लक्षण हैं अमौखिक संप्रेषण से संबंधित। स्वर में विशेषताएं होनी चाहिए। स्वर हमारा विशेष है, उसमें विशेषताएं हैं। तो हम अपने वार्तालाप, बातचीत करने का ढंग, उसकी शैली से अपना परिचय बनाते हैं। तो इन पर भी ध्यान देना चाहिए। वोकल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब वोकल क्वालिटी बोल सकते हैं। उसके बाद फिर स्वर कौशल, इसको बनाया जाता है। यदि आप में आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, आप अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, तो आप इंग्लिश बोले या हिंदी बोले, आप में एक कॉन्फिडेंस आता है। और कॉन्फिडेंस है तो कुशलता आती है। आप लोग देखेंगे कि यदि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, विश्वास नहीं है, कोई हमें माइक दे दे और हम भीड़ में खड़े हैं, तो ऐसा लगता है कोई सांप पकड़ा दिया हो, और वो माइक सांप का फन जैसा लगेगा, और पैर कांपने लगेगी, और पैर कांपेगा तो आवाज़ भी कांपेगा। भाइयों और बहनों, आवाज़ कांपने लगेगी, वही सांप पकड़े हैं टाइप। तो इन चीज़ों का सुधार अति आवश्यक है। इसलिए जब इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू कोचिंग, कोई भी कोचिंग संस्था इंटरव्यू के लिए यही कहते हैं कि आप मिरर के सामने बैठ करके बातचीत कीजिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज का खुद ही एनालिसिस कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए, और कुछ कमी लगती है तो उसमें सुधार कीजिए। अच्छे अच्छे लोगों का इंटरव्यू देखिए। और ये सारा चीज़ अमौखिक संप्रेषण के अंतर्गत ही है। प्रॉक्सिमाइज क्या है? प्रॉक्सिमाइज मतलब दूर या पास का संबंध होता है। सरल शब्दों में मैं कहूँगा, पुस्तकी भाषा में नहीं जाऊँगा। दूर या पास का संबंध, प्रॉक्सिमाइज। इसके लिए कोई हिंदी शब्द नहीं है। इसको हिंदी में भी प्रॉक्सिमाइज ही लिखा जाता है। तो प्रॉक्सिमाइज, दूर या पास का संबंध कैसे है? कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हमें रोचक लगते हैं, आकर्षित करते हैं और हम उनसे बात करना चाहते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे लगते हैं हमको, जिनसे हम दूर भागते हैं। या तो वो बोरिंग लगते हैं, या उनकी आवाज़ कर्कश लगती है, या उनके वाणी में मिठास नहीं लगता, कारण जो भी हो। तो किसी व्यक्ति के हम पास जाना चाहते हैं, आकर्षित होना चाहते हैं, वो भी प्रॉक्सिमिक्स, पास का संबंध, नज़दीक का संबंध। किसी व्यक्ति से हम दूर जाते हैं या जाना चाहते हैं, वो भी प्रॉक्सिमिक्स, क्या पता, लेकिन वो उससे हम प्रतिकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षित होना, प्रतिकर्षित होना, ये क्यों होता है? ऊपर हमने जो चर्चा की है उसकी कमी होती है तभी होता है। फिर हम प्रॉक्सिमिक्स के बाद प्रॉक्सिमिक्स को दो भागों में बांटे। तो एक तो घनिष्ठ जोन होता है, इंटीमेट जोन बोल सकते हैं, इंटीमेट डिस्टेंस, और दूसरा व्यक्तिगत जोन, पर्सनल डिस्टेंस। तो वही है दूर या पास का संबंध। घनिष्ठ जोन क्या होता है, इंटीमेट डिस्टेंस क्या होता है? तो इंटीमेट वही है, मित्र वर्ग है, मित्र मंडली है, जिससे हम इंटीमेट रहते हैं। एक घेरा है, एक सर्कल है, जिसमें हम की भावना होती है, समाजशास्त्र के अनुसार जिसमें हम की भावना होती है। तो ये इंटीमेट डिस्टेंस होता है। व्यक्तिगत जोन, पर्सनल डिस्टेंस क्या है? पर्सनल डिस्टेंस मतलब ये मित्रों और परिवारों के लिए आरक्षित होता है कि आप यहाँ अनौपचारिक
रूप से कुछ भी बात कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं, आपको डर नहीं है, आपको पता है कि मैं इससे झगड़ूंगा तो ये बाद में मुझसे बात करेगा ही, कब तक रूठा रहेगा। तो इसको बोलते हैं व्यक्तिगत जोन। इस तरह से सामाजिक जोन भी होता है। समाज में भी कुछ लोग होते हैं जिससे आप इनफॉर्मल बात करते हैं, औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। जैसे आप अपने पापा के कमरे में जाते हैं तो आप मे आई कम इन फादर नहीं कहते, लेकिन आप प्रिंसिपल के कमरे में जाते हैं या किसी अधिकारी के कमरे में जाते हैं कक्ष में, व्यक्तिगत घर की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑफिस की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ मे आई कम इन सर कहना पड़ता है। तो वही चीज़ है, औपचारिक अनौपचारिक को लेकर ये सब बना है। सामाजिक जोन मतलब वही है, आपके मोहल्ले में जहाँ भी आपका अनौपचारिक संबंध है वहाँ आप जाकर अधिकारपूर्वक चाय पी के आ जाते हैं, बातचीत हंसी मजाक, ये सामाजिक जोन। पब्लिक जोन कुछ दूर तक, जैसे आपका मित्र अलग मोहल्ले में रह रहा है या रह रही है और आप वहाँ जा सकते हैं, उनके पेरेंट्स से बातचीत कर सकते हैं, तो ये आपका सामाजिक जोन कहलाता है, पब्लिक डिस्टेंस। तो ये सब प्रॉक्सिमिक्स के अंतर्गत आते हैं। घनिष्ठ जोन, व्यक्तिगत जोन, सामाजिक जोन, पब्लिक जोन, ये चार ही है, पांचवा कुछ नहीं। आगे हम देखें कैनेटिक्स, जिसकी जो तीसरा प्रकार होता है, संप्रेषण, अमौखिक संप्रेषण के घटक का तीसरा प्रकार कैनेटिक्स। कैनेटिक्स के बारे में हम बात करें तो मानव का स्वभाव होता है कि किसी भी कैनेटिक्स में हमने बॉडी लैंग्वेज की बात की, तो मानव का स्वभाव वही होता है कि शारीरिक हलचल, चेहरे का हाव भाव, चेहरे की अभिव्यक्ति, आंखों की भाषा, इन सब को व्यक्ति देखता है, एनालिसिस करता है, परीक्षण करता है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। ये जानवरों में भी आप देखेंगे, जानवरों में भी होता है। आपके घर में पेट एनिमल है, मान लो डॉगीज है, उसको आप भगा दिए तो उसका चेहरा देखो, वो बेचारा दुखी दिखेगा। गाय बछड़े सबके चेहरे से अभिव्यक्ति होती है। आप किसी बछड़े को थोड़ा पुचकार दो, आप तक आएगा, उसका चेहरा क्यूटनेस दिखेगा आपको किसी बछड़े का। लेकिन उसको डरा दो तो उसके चेहरे से डर आपको दिखेगा, अभिव्यक्त होगा। तो ये मानवीय लक्षण है कि हम लोग पहचान जाते हैं कि किसका चेहरा कैसा है, अभी मूड क्या है, अभी अभिव्यक्ति क्या है, यही कैनेटिक्स कहलाता है। इसमें भी आप देखेंगे तो चेहरे का हाव भाव, हाथों का संचालन, हाथ पैर का संचालन, शरीर का परिचालन, बॉडी लैंग्वेज, ये सब कैनेटिक्स में आता है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई दुखी है, किसी का मुंह एकदम चुप है, कोई इस तरह से बैठा है, कोई ऐसा बैठा है, कोई एकदम सर दुख रहा है टाइप का बैठा है, कोई हाथ बांध के बैठा है। तो ये सब क्या है, कैनेटिक्स है। इंटरव्यू में जैसे हम बैठते हैं तो हम ऐसे बैठते हैं, बिल्कुल। घर में हम बैठते हैं सोफे में तो कैसे बैठते हैं आपको पता है, ये ऐसे बैठ गए। पढ़ने के लिए हम बैठे हैं तो पेन वेन पकड़ के ऐसे बैठ गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो मुद्राएं हैं इसी को कैनेटिक्स कहते हैं। तो आज की कक्षा में इतना ही। अमौखिक संप्रेषण का चैप्टर पूरा हुआ। वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया, लेकिन यहाँ तक के क्लास को कंप्लीट भी करना था और टॉपिक को क्लियर भी करना था। तो आशा है मैं आपको समझा पाया हूँ। आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा और आगामी कक्षा में हम लोग अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के विषय में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।